सो हेलो डियर क्यूटीज़, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो काशवी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रही होती है। इधर आरवी के इतनी जल्दी क्या है, धीरे से ड्राइव करना क्यों ऊपर पहुँचाने पे लगी हुई है। इधर काशवी कहती है चुपचाप बैठो और जल्दी चलो। इधर जो काशवी अगेन फिर से ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रही होती है। इधर जो ज़ोया होती है वो इधर उधर घूम रही होती है। आई मीन कभी इधर चक्कर लगाती कभी उधर चक्कर लगाती। वो वेट कर रही थी आरवी और काशवी का। इधर जो उसकी जो मामी होती हैं ज़ोया की, आई मीन जो आरवी की मम्मी होती है, वो देखती हैं ज़ोया को कमरे में चक्कर लगाती है और जाती हैं उसके पास और कहती हैं क्या हुआ ज़ोया, इतना रूम में चक्कर क्यों लगा रही हो, क्या मुसीबत आ गई है तुम्हारे ऊपर। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है मामी की तरफ, वो कहती मामी आप कब ये टांग खींचना बंद करेंगी, आप अपने काम से काम रखिए ना। इधर मामी कहती हैं मैं अपने काम से ही काम रख रही थी, बस तुम्हें कमरे में इधर उधर टहलते देखा, बस इसीलिए पूछने आ गई थी। इधर जो उसकी मामी होती हैं काशवी की, वो वहाँ से चली जाती हैं और वो हंसते हुए जा रही थी रूम के बाहर, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। इधर जो मामी होती वो जाती हैं अपने कमरे में, दरवाज़ा बंद करती हैं और कॉल करती हैं। इधर जो सामने एक लड़की होती है वो कहती है कि पता चल गया क्या। इधर जो काशवी की मामी होती हैं, आई मीन वो कहती हैं लग तो सिचुएशन देख के तो ऐसे ही लग रहा है सोए के साफ चेहरे पर टेंशन थी। तुम जल्दी क्यों नहीं करती हो, कितने बजे की रखी है तुमने शादी। इधर जो अवनी होती है वो कहती है ज़्यादा नहीं 6 बजे की रखी है। इधर उसकी जो काशवी की मामी होती हैं, आरवी की मम्मी होती हैं जानवी, वो कहती हैं 6 बजे की क्यों रखी है, अभी आरवी फ्लाइट से पहुंच रही होगी ग्वालियर, थोड़ी देर में भी घर से निकलेगी और 2-3 घंटे की फ़्लाइट होगी और वो 1 बजे तक पहुंच जाएगी, तुम क्या कर रही हो। इधर जो अवनी होती है वो कहती कि पहुंच जाएगी तो क्या हुआ, सिया शादी के लिए नहीं मना कर सकती, वो बिल्कुल भी आरवी आ भी जाए तो वो सिवाय और उसके पापा को नहीं बचा सकती। इधर मेरी मम्मी मुंह खोलेंगे नहीं, कोई भी नहीं बचा सकता सिया को। इधर जो जानवी होती है वो कहती हैं फिर भी जल्दी करो, तुम जानती नहीं हो आरवी को, अगर उसे ये पता चल गया कि सिया की मर्जी से शादी नहीं हुई है तो सिया को किसी भी हालत में ले जाएगी, उसकी जान भले चली जाए। तुम्हारे पास पैसा होगा वो मानती हूँ कि तुम ग्वालियर पे इस टाइम राज कर रही हो, पर प्यार प्यार होता है अपनी। इससे पहले अब आरवी वहाँ पहुँचे, सिया को अपना बना लो। शादी का टाइम जो 6 बजे रखा है उसे पोस्टपोन करके 1 बजे का ही कर दो या 2 बजे का रख लो, 2-3 घंटे तो तुम बाहर इनको संभाल ही सकती हो ना। इधर अवनी कहती 2-3 घंटे, अगर मेरा बस चले ना, अगर चले क्या चला ही दूंगी, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दूंगी इन्हें। इधर जानवी कहती है जैसा तुम्हें करना वो करो, पर मुझे आरवी बर्बाद चाहिए, इसके शेयर्स भी मैंने नाम करवा दिए हैं सिर्फ तुम्हारे भरोसे, तुमने कहा था कि सब हैंडल कर लोगी। इधर अवनी कहती है टूट जाएगी आरवी तो मर भी जाएगी वो, जब सिया उससे अलग होगी, और सिया से इतना तुड़वा दूंगी मैं उसको कि जिंदा ही तड़पेगी वो। इधर जानवी कहती है कुछ भी करो, बस जो कंपनी के शेयर्स मैंने उससे नाम करवाए हैं वो मुझे चाहिए। इधर अपनी कहती है जब बचेगी ही नहीं, जब बिजनेस संभाल ही नहीं पाएगी तो शेयर आपके बेटे के ही नाम होंगे। इधर जो जानवी होती है वो थोड़ा स्माइल करती है और कहती है पहुंचने वाले हैं घर, संभाल लेना। इधर जो अवनी होती है वो कहती है अभी तो एयरपोर्ट पे भी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो मुंबई आई मीन मसूरी से तो निकलने दो उन्हें। इधर जो जानवी होती है वो कहती है हाँ बस शादी अच्छे से एंजॉय करना अवनी। इधर जो अवनी होती है थोड़ी स्माइल करती है और कहती बिल्कुल। इतना कहकर जो ये फ़ोन होते हैं वो काट देते हैं। इधर जो आरवी और काशवी भी होते हैं वो घर में पहुंच जाते हैं। इधर जो दादाजी होते हैं वो ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं और वो देखते हैं इन दोनों की तरफ और कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए। इधर काशवी कहती है दादाजी आज मुझे छुट्टी चाहिए। इधर
दादा जो काशवी के नाना जी होते हैं वो कहते हैं, ऑफिस तुमने ज्वाइन नहीं किया है तुम दोनों लोगों ने और तुम्हें छुट्टी चाहिए। इधर जो काशवी होती कहती, ऑफिस मेरा बॉस मैं और आरवी होंगे तो क्या प्रॉब्लम है। दादाजी आज मुझे मीटिंग नहीं करनी, एज अ बॉस एज अ कुछ भी समझ लो, मुझे आज मीटिंग नहीं करनी, ना ही आरवी को करनी है। फिर जो आरवी होती है वो दादाजी की तरफ देखती है और कहती है, अब मैं इस कंपनी की ओनर हूँ तो मुझे भी मीटिंग आज नहीं करनी है, कुछ दिन बात कर लेते हैं, बिजनेस मेरा संभाल लूँगी। इधर दादाजी देखते हैं इन दोनों की तरफ और कहते हैं, हो गया तुम लोगों के भरोसे बिजनेस, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है जो तुम लोग मीटिंग कैंसिल कर रहे हो। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि मुझे ग्वालियर जाना है। इधर दादाजी कहते हैं, पता है तुम्हारी बीवी रहती है वहाँ, पर ये थोड़ी ना तुम जब मन चाहे मुंह उठा के मीटिंग कैंसिल करके चलो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, दादाजी प्लीज़ मान जाइए ना। इधर जो दादाजी होते हैं वो एक बार आरवी की तरफ देखते हैं और मान जाते हैं, क्योंकि दादाजी आरवी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में। बट उनकी बहू ने उनके कान भर रखे होते हैं, फिर भी वो आज आरवी की बात मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, फिर हम 2-3 दिन बाद की मीटिंग रखते हैं और तुम लोग ऑफिस का काम देखते रहना। इधर जो आरवी और काशी होते हैं वो हाँ में हाँ सिर हिलाते हैं। इधर जो जोया होती है वो भी आ जाती है और जल्दी आती है काशवी के पास और कहती है कि आरवी तुम्हारे पासपोर्ट ये लो, और इधर वो सारी फ़्लाइट की जो पासपोर्ट और सब होता है वो आरवी को हाथ वहीं पकड़ा देती है। और इधर वो देखती है काशवी की तरफ और कहती है जल्दी चलो, हम लोगों के लिए फ़्लाइट में टिकट थी नहीं, आई मीन फुल हो चुकी थी पूरी सीटें, तो हम लोगों को कार से चलना है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है ठीक है चलो। इतना कहकर जो काशवी होती है वो जोया का हाथ पकड़ती है। इधर जो आरवी होती है वो भी अपनी कार ले जाती है। इधर जो काशवी होती है वो निकल जाते हैं सीधे हाईवे की रास्ते से ग्वालियर की तरफ। ये तो जो आरवी होती है वो पहुंच जाती है एयरपोर्ट और वो ट्राई कर रही थी सिया का फ़ोन, जो अभी भी स्विच ऑफ जा रहा था। वो अंकल आंटी सबका फ़ोन ट्राई करती है बट स्विच ऑफ जा रहा था। इधर जो काशवी होती है वो कार चला रही होती है। इधर जो जोया होती है वो अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन करती है और कहती है, इधर जो उसके पापा होते हैं वो फ़ोन उठाते हैं। तो इधर जो उसके पापा होते हैं वो पहली बार जोया की आवाज़ सुन रहे थे इन शादी दिनों के बाद। इधर कहते हैं, जोया। इधर जो जोया होती है वो कहती है हाँ पापा। इधर जो पापा होते हैं वो उसके कहते हैं ठीक हो। इधर जो जोया होती है वो कहती पापा ये सब छोड़िए, आप अनिरुद्ध अंकल से मिले थे क्या। इधर जो अखिलेश होते हैं जोया के पापा वो कहते हैं अभी नहीं, वो एयरपोर्ट से आई मीन परसों से मैंने देखा नहीं, कल से मैंने उसे नहीं देखा था। कल जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी मैंने देखा था और आज मैंने उसे नहीं देखा है। जोया कहती है पापा एक बार कंफर्म कीजिए ना, कैसे भी करके आप अवनी के घर जाइए ना, आपको एंट्री मिल जाएगी, कैसे भी करके जाइए। इधर जो जोया के पापा होते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते हैं और कहती कहना क्या चाहती हो। इधर जो जोया की मम्मी होती है वो भी आ जाती है रिद्धि, और वो उनके पापा के हाथ से फ़ोन लेती है और कहती हाँ बेटा जोया। इधर जो जोया होती है वो कहती मम्मी आप प्लीज़ जाकर देखोगे अवनी के, आई मीन आप छुप के जाना उसके सामने घर के मत जाना, आप छुप के कैसे भी पता लगाओ कि रावत मैंसन में क्या चल रहा है। इधर जो जोया की मम्मी होती है वो कहती है बेटा हम लोग ऐसे हम चाहें तो ऐसे सामने से जा सकते हैं। इधर जो जोया होती है वो कहती है नहीं मम्मी इस टाइम आप लोग सामने से नहीं जा सकते, प्लीज़ मम्मी कैसे भी करके कुछ पता लगाइए। इधर जो उसकी मम्मी होती है वो कहती हुआ क्या है। इधर जोया कहती मम्मी प्लीज़ क्वेश्चन मत पूछो, आपको कुछ भी पता चले, कुछ भी इधर उधर अजीब लगे तो प्लीज़ हमें बता देना प्लीज़। इधर जो जोया की मम्मी होती है वो कहती ठीक है मैं अभी रावत मैंसन के लिए निकलती हूँ, मैं और अखिलेश। तो इधर जो अखिलेश होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि निकलते हैं। इधर जो जोया होती है वो फ़ोन काट देती है। तो जो काशवी होती है वो जोया की तरफ देखती है और कहती है तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो, पता अवनी के घर कोई फंक्शन हो। इधर जोया कहती है ऋषभ ने साफ साफ बताया कि शादी है। इधर जो काशवी होती है वो कहती तो शादी यार अवनी की हो सकती है। इधर जोया कहती है यार अवनी की शादी कैसे हो सकती है, आई मीन उसने बताया था कि उसको किसी से प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे शादी हो सकती है। इधर काशवी कहती है जोया पागल हो क्या तुम, नहीं पागल हो,
मुझे भी सिया भाभी की फ़िक्र है, पर सिया भाभी अवनी से शादी कर लेंगी, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है। कैसे कर लेंगी? क्या उन्हें आरवी से प्यार नहीं है कि जो वो अवनी से शादी कर लेंगी? उधर सोया कहती है, मैं जानती हूँ कि सिया को प्यार नहीं है अवनी से, बट अवनी को तो है सिया से, और बचपन से देखा है उसको। सनकी है वो, किसी भी हद तक जा सकती है सिया को पाने के लिए। इधर काशवी कहती है, तो ऐसा थोड़ी ना करेगी कि उसने सिया भाभी को उठवा लिया हो, पागल हो सोया। शायद सिया भाभी गई हो उससे मिलने, कुछ ऐसे ही। पता है, उसे कोई लड़की पसंद हो और उसने सिया भाभी को बताया, तो सिया भाभी उससे मिलने गई हो, या घर में कुछ और भी हो सकता है, किसी और की भी शादी हो सकती है। इधर जोया कहती, काशवी तुम प्लीज़ बहस मत करो और ड्राइविंग पे फोकस करो। इधर जो काशवी होती है वो अपना मुंह बंद कर लेती है और ड्राइविंग पे पूरी तरह से फोकस करती है। इधर जो ऋषभ और रोहन होता है, इधर जो ऋषभ देखता है रोहन की तरफ और कहता है, एक आइडिया है। इधर रोहन कहता है, क्या आइडिया भैया? इधर जो रोहन होता है वो देख रहा था ऋषभ की तरफ, इधर ऋषभ देखता है रोहन की तरफ और ऋषभ कहता है, देख मैं तो जा नहीं सकता, मुझे अवनी ने देखा हुआ है और तुझे देखा हुआ है, पर तू जा सकता है। इधर रोहन कहता है, कैसे मैं जा सकता हूँ? इधर जो ऋषभ होता है वो अब मुस्कुराते हुए देखता है रोहन की तरफ और कहता है कि चल। इतना कहकर जो ऋषभ होता है वो ले जाता है कार की तरफ और जाता है एक मॉल में, और जल्दी जल्दी से वहाँ साड़ी और थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेता है। इधर वो कार में ही ऋषभ को तैयार कर देता है और मेकअप वगैरह कर देता है। वो इससे जो दाढ़ी होती है वो क्लीन कर देता है पूरी की पूरी, और मेकअप, फाउंडेशन, कंसीलर, आई लैसेस और विग और साड़ी बहुत प्रॉपर अच्छे से पहनाता है। कोई ये देख के नहीं कह सकता कि रोहन एक लड़का है। इधर जो ऋषभ होता है वो मिरर में दिखाता है, फ्रंट मिरर कार की, और कहता है कि देख तू ऐसे जाएगा, वहाँ शादी का घर है तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि तू कौन है, और तू लेडीज है, तू जा सकता है। इधर रोहन देखता है ऋषभ की तरफ, वो कहते भैया क्या बता दिया आपने, और अवनी जान जाएगी मेरी आवाज़ से। इधर ऋषभ कहते तू बोलना ही मत, तुम बस एक काम करना, बस 2 मिनट तक तू अंदर चला जा और बस ये देख कि चल के आ रहा है वहाँ पे। इधर जो रोहन होता है अपने हाथ में से हिलाता है और निकलता है वहीं कार से बाहर, और देख रहा था अवनी के घर की तरफ। इधर जो जो ऋषभ होता है वो देख क्या रहा है, जाना अंदर। इधर जो रोहन होता है वो जाने वाला होता ही है घर के अंदर, पर अवनी आ रही थी गेट पे, अवनी आ रही थी कुछ बॉडीगार्ड से बात करने के लिए। इधर जो रोहन होता है वो अवनी को देखकर उसकी फटके चार हो गई होती है, क्योंकि अवनी ने रोहन को स्कूल में इतना टॉर्चर किया था, उसके हाथ में कील घुसेड़ना एंड लकड़ी वगैरह सब। सो जो रोहन होता है उसकी फटके चार हो गई थी और वो सीधे कार की तरफ भाग जाता है और कार का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाता है जाके। जो ऋषभ होता है वो दिखता है रोहन की तरफ, कहते क्या क्या छोटे बच्चों की तरह डर के भाग रहा है। जो रोहन कहता है, जो रोहन होता है वो अपनी साड़ी खोलने लगता है, कहते भैया मुझे नहीं जाना, कोई कोई और को ढूंढ लो ना, कोई और चला जाएगा। इतना कहकर जो रोहन होता है वो साड़ी पूरी खोल देता है, विग विग सब हटा देता है। इधर जो ऋषभ होता है वो अपने सिर पे मारता है ऐसे करके, और वो कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा। इधर जो होता है वो कॉल करता है सीधे आकाश और विकास की तरफ। इधर जो आकाश और विकास होता है वो फ्लाइट में बैठ चुके थे और उनका इसीलिए फ़ोन नहीं लग रहा था। इधर जो ऋषभ होता है उसे याद आता है कि शायद फ्लाइट में बैठे होंगे, और वो फिर से कार के बम्पर पे हाथ मारता है और कहता है कि शिट। इधर जो अवनी होती है वो दूर खड़ी कार को देख लेती है इन दोनों को, बट वो कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ स्माइल करती है और बॉडीगार्ड्स को कुछ बता के चली जाती है। इधर वो चली जाती है सीधे अंदर और अनाउंसमेंट करती है कि शादी 6 बजे नहीं होगी, अभी थोड़ी 2-3 घंटे बाद होगी शादी। इधर जो सारे सर्वेंट होते हैं और बॉडीगार्ड्स होते हैं वो शॉक्ड होते हैं।
क्योंकि इतनी जल्दी तैयारी करना बहुत मुश्किल था और जो तैयारी नहीं हुई तो उनकी शामत आ गई। तो जो सर्वेंट होते हैं वो एक दूसरे की तरफ टेंशन से देख रहे होते हैं। जो अवनी होती है वो कहती है दुगने पैसे मिलेंगे पर काम अच्छे से होना चाहिए। कोई भी कमी दिखी तो तुम लोग यहाँ नहीं दिखोगे, यहाँ क्या तुम लोग इस दुनिया में नहीं दिखोगे। तो काम अच्छे से करना, जल्दी से करना और इसके दाम भी तुम्हें दुगने मिलेंगे। इधर जो वो होती है अपनी, और इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है और देखती है अपने पूरे कमरे की तरफ जो बहुत सिंपल था। अभी तक वहाँ कोई डेकोरेशन रूम में नहीं हुई थी। इधर वो जाती है कमरे से बाहर और कुछ सर्वेंट की तरफ देखती है और कहती कि रूम भी डेकोरेट करवा के इसके लिए क्या तुम्हें अलग से बुलाना पड़ेगा, अलग से इनविटेशन दूँ? तुम्हें पता नहीं होता कि ऐसे में रूम सजाता है? ये जो सर्वेंट होते हैं वो 2 मिनट नहीं लगाते और बहुत जल्दी सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और उनके हाथ में फूल वूल सब लड़ियाँ वगैरह वगैरह सब बैलून वगैरह सब होता है। वो सीधे जाते हैं अवनी के रूम में। इधर जो अवनी होती है वो कबर्ड से अपनी शेरवानी निकालती है और दूसरे रूम में जाने लगती है जहाँ पे सिया होती है। इधर वो उसी रूम में जाती है और दरवाज़ा बाहर से ही लॉक होता है, अंदर कोई कुंडी नहीं है उसके रूम में। इधर वो सीधे दरवाज़ा खोलती है। उधर जो सिया होती है वो देखकर अवनी को थोड़ा सा डर जाती है और इधर जो अवनी होती है वो कहती डर क्यों रही हो सिया? ये देखो, ये शेरवानी अच्छी है ना, मैंने अपने लिए बहुत दिन पहले चूज़ की होती है। पता है ये न्यूयॉर्क से लाई थी मैं खुद के लिए, और तुम्हारे लिए ना मैंने बहुत प्यारा लहंगा बनवाया है। कितने पता है 20 लाख का लहंगा पड़ा है वो, 20 लाख का। उसमें डायमंड गोल्ड सिल्वर से पूरी धागे से कढ़ाई की गई है, बहुत ज़्यादा। और पता है तुम्हारे लिए नेकलेस और सारी चीज़ें मैं लाई हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। तुम जो कुछ कहोगे सिया वो तुम्हारे कदमों में चीज़ें पड़ी होंगी, तुम बस हुक्म करो सिया। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? कोई महंगा पर्स चाहिए, कोई महंगे कपड़े चाहिए, कुछ भी कहो मैं तुम्हारे लिए चुटकियों में हाजिर कर दूँगी। बट सिया ऐसे उदास ना रहो, तुम्हारी ये उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। इधर जो सिया होती है उससे गुस्सा आ रही थी अवनी पे। खुद उदासी का कारण होकर पूछ रही है कि उदास क्यों हो। इधर जो अवनी होती है वो जाती है वहीं जो कबर्ड वहीं उसके रूम में बनी होती है और वो पूरा कबर्ड साइड कर देती है। पूरा ड्रॉवर होता है स्लाइडिंग वाला, ड्रॉवर कबर्ड का डोर वो पूरा स्लाइड कर देती है और उसमें उसमें इतने महंगे महंगे कपड़े और साइड में एक बहुत प्यारा लहंगा टंगा हुआ था। ज्वेलरीज के बॉक्सेस, महंगी महंगी सैंडल्स, रिंग, ईयरिंग, नेकलेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मांग मेहंदी, ब्रेसलेट और पता नहीं क्या क्या, सब कबर्ड पूरी उसी से भरी होती है, पूरी कबर्ड। इधर अपनी कहती देखो ये लाई थी मैं सारी चीज़ें तुम्हारे लिए, सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, किस चीज़ की कमी है? पैसा है, सब है मेरे पास। तुम सिया और मैंने ना अभी डिसाइड किया कि हम लोग शादी शाम को नहीं कर रहे, हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी शादी कर रहे हैं, जस्ट 2 घंटे बाद। इधर जो सिया होती वो जैसे सुनती है 2 घंटे बाद शादी है, वो अवनी के पास आती है और कहती है अवनी प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ हमारी फैमिली को जाने दो। तुम्हें कोई इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम जिससे कहोगे वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, बट मुझे छोड़ दो। तो जो अवनी होती है वो कहती है मुझे कोई और नहीं चाहिए सिया, मुझे तुम चाहिए। मैंने तुम जानती हो ना हम लोग बचपन से फ्रेंड, जब हम लोग इतू इतू से थे छोटे छोटे से, तब से तुम मुझे जानती हो और फिर भी तुमको मुझसे प्यार नहीं हुआ। और वो आरवी तुमसे 5 साल पहले मिली थी और उसने तुम्हें कितनी बार चीट किया, तुम मुझसे प्यार करती हो। इधर सिया कहती
उसने मुझे चीट किया, बट वो पहले किया था। अब वो मुझसे प्यार करती है, तो प्लीज़ अपनी नहीं, मेरी खुशी के लिए प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम मेरी खुशी देखना चाहती हो तो मेरी खुशी आरवी के साथ है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो उसके लिए। इधर अवनी कहती है, सिया आज हमारी शादी होगी, 4 दिन बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। सॉरी सिया, पर मैं शादी कैंसिल नहीं कर सकती। मैंने पूरी ज़िंदगी दी है तुम्हारे लिए, पूरी ज़िंदगी दी है, और मैं अपनी चीज़ों के लिए ख़राब नहीं कर सकती। मैंने पूरे 4 साल तुम पर मेहनत की है। जिस उम्र में बच्चे को बचपन जीना चाहिए, मैंने अपने बचपन को छोड़ के बिजनेस खड़ा किया है सिर्फ तुम्हारे लिए, और मैं इन चीज़ों से मुँह कर नहीं सकती। मैं नहीं, मेरी शादी होगी वो भी तुम्हारे साथ ही होगी। इधर सिया कहती, प्लीज़ अवनी, तुम मानती क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इधर जो अवनी होती है उससे गुस्सा आ जाता है, और वो सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी सिया, कुछ भी तुम्हारी हाँ हो या ना हो, और तुम मुझसे बाद में प्यार करने लगोगी, कुछ भी हो जाए। इतना कि जो अवनी होती है वो अपनी शेरवानी पकड़ती है और चली जाती है सीधे दूसरे रूम में तैयार होने। और इधर जो अवनी होती है फिर से वापस आती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि अभी पार्लर वाली आ रही है सिया, कोई नौटंकी नहीं करनी, और समझ लो तुम्हारी आरवी भी आने वाली है थोड़े घंटे बाद। तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। अगर थोड़ी सी भी उसे भनक पड़ी कि तुम्हारी मजबूरी में शादी हो रही है, तो मैंने तुम्हें फोर्स किया है, तो तुम्हारे भाई के लिए अच्छा नहीं होगा सिया, और तुम्हारी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अगर आरवी ने मुझे मार भी डाला कैसे भी, पहले बात तो मुझसे रावत मैंसन एंट्री ही ना दूँ, पर नहीं, मैं उसे दूंगी एंट्री, पर शादी होने के बाद। और अगर उसने कुछ भी किया तो उसका कर्ज तुम्हारी फैमिली को अदा करना पड़ेगा सिया। तो तुम्हें क्या करना है वो तुम अच्छी तरीके से जानती हो। अगर तुमने वैसा नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली जाएगी। मैं, मुझको भले कुछ हो जाए, पर मेरे बॉडी गार्ड्स हैं वो किसी की नहीं सुने, कैसे भी खबर पहुंच जाएगी और तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा भाई, सब खत्म। तो समझ रही हो ना क्या करना है तुम्हें। इधर जो सिया होती है वो रोते रोते अपना सिर हिलाती है। इधर जो अवनी होती है वो चली जाती है सीधे दूसरे रूम में तैयार होने के लिए, क्योंकि 2 घंटे में शादी है। इधर जो पार्लर वाली आती है वो भी सिया के कमरे में आती हैं और वो देखती है सिया को रोते हुए, पर वो कुछ पूछती नहीं है क्योंकि उन्हें अच्छे खासे पैसे मिले थे मुंह बंद करने के और काम करने के। इधर वो सिया को धीरे धीरे तैयार कर रही थी। सिया का आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे। इधर वो जो मेकअप वाली होती है कि मैम प्लीज़ आप रोना बंद कीजिए, इससे मेकअप ख़राब हो रहा है, वाटर प्रूफ है फिर भी आपके मेकअप ख़राब, प्लीज़ मैम रोइए मत। इधर जो सिया होती उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। इधर वो रोती जा रही थी, मेकअप वाली मेकअप करती जा रही थी। इधर जो आरवी होती है वो भी बस उसकी फ़्लाइट ग्वालियर पहुंचने वाली होती है। इधर जो काशवी होती है वो भी हाईवे से आ रहे थे, तो इनको भी अभी आधे घंटे लगेंगे पहुंचने में ग्वालियर में। इधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है कि चींटी की तरह क्या रिंगा रही हो, थोड़ी तेज स्पीड करो ना। इधर काशवी कहती है 100 की स्पीड से ऊपर चल रही है, जितनी स्पीड है इस रोज रासिंग उससे ज़्यादा ही स्पीड पे चल रही है। इधर जोया कहती तुम्हें चलानी नहीं आती, रोको कार रोको। इधर जो काशवी होती है वो कहती रोकूंगी तब तक और टाइम निकल जाएगा। इधर जोया कहती तो रुको, रोको तुम कार रोको। तो जो काशवी होती है वो कार रोक देती है और कहती क्या है। इधर जो जोया होती है वो कहती हटो हटो, ड्राइविंग सीट से हटो तुम। इधर जो काशवी होती है वो हट जाती है ड्राइविंग सीट पे। इधर जो जोया होती है वो ड्राइविंग सीट पे आती है और वो चलाती है कार। जोया है वो बहुत ज़्यादा काशवी से भी ज़्यादा स्पीड में कार चला रही थी। जो काशवी है उसे फिक्र थी जोया की, तो इसीलिए वो इतनी तेज़ ड्राइव नहीं कर रही थी। पर जो जोया होती वो पूरी की पूरी फुल स्पीड, हाईवे था वो पूरा ज़्यादा नहीं, खाली में थोड़ी बहुत कार चल रही थी,
बट वो जो ज़ोया होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कार चलाई थी। आई मीन उसकी पूरी 100, आई मीन जो पूरी स्पीड होती है वो स्पीड मीटर में वो उसको भी क्रॉस किए जा रही थी। आई मीन पूरी फुल स्पीड। इधर जो काशवी होती है, ऊपर ऊपर पहुँचाने का प्लान है क्या? इधर ज़ोया देखती है, काशवी कहता है, जस्ट शट अप। इतना कहकर जो ज़ोया होती है वो बहुत तेज़ कार चला रही थी। उसकी ज़िंदगी में ब्रेक नामक कोई चीज़ ही नहीं थी। इधर जो आरवी होती है वो एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली होती है। इधर जो अवनी के बॉडीगार्ड्स वहीं खड़े होते हैं, बाहर ही खड़े होते हैं और वो अपना फ़ोन देखते हैं तो सेम उनके फ़ोन में फ़ोटो होती है, बस कपड़े चेंज होते हैं। आई मीन जो अवनी ने है वो फ़ोटो दे दी होती है अपने बॉडीगार्ड्स को कि इनको एयरपोर्ट्स पे थोड़ी खातिरदारी करनी है, थोड़ा-सा लेट लपाट करवाना है। आई मीन उसने ये बता दिया था। नहीं तो जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो जो आरवी निकलती है बाहर सीधे और वो कैब, आई मीन जो बाहर खड़ी हुई थी वो उन्हें लेती है और जाने लगती है। इधर जो बॉडीगार्ड्स होता है वो भी उसके पीछे 2-3 कारें ले जाते हैं और वो कैब जो आगे जा रही थी उसको क्रॉस करते हैं और इधर वो कील लेते हैं वो और फेंक देते हैं रोड पे। एज और जैसे ही वो कैब गुजरती है उन कीलों पे से उसकी कार के टायर की आवाज़ आती है, आई मीन उसके हवा निकल चुकी होती है टायर की। तो जो कैब वाला होता है वो कहते हैं क्या हुआ, इतना कहकर जो वो होता है वो अपना विंडो से बाहर सर निकालता है तो देखता है कि आगे और पीछे वाला टायर पंचर होता है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है और कहती क्या हुआ। इधर वो ड्राइवर कहते मैम टायर पंचर हो गया है। इधर आरवी कहती शिट, एक काम करो मैं दूसरी कैब ले लेती हूँ। इतना कहकर जो आरवी होती है अपने पॉकेट से थोड़े बहुत रुपए निकालती है और दे देती है। इधर वो ड्राइवर कहता है मैम चेंज नहीं है। इधर वो कहती है कि कोई बात नहीं तुम रख लो। और इतना कि जो आरवी होती है वो सीधे जा रही होती है आई मीन रोड के साइड और इधर वो टैक्सी वगैरह रुकवाने की कोशिश करती है। इधर जो टैक्सी थी वो रुक नहीं रही थी। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो वहीं पे आगे कार जाकर रोक कर खड़े हुए थे कि आगे कुछ मिले तो। इधर जो आरवी को एक ऑटो मिलता है और वो ऑटो की तरफ देखती है और कहती है इससे जाऊंगी मैं, इससे जाऊंगी, कैसा लग रहा है ये। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कैसा भी हो चलो, बट ये बहुत धीरे धीरे नहीं चल रहा है। इधर जो आरवी होती है अपने मन में यही उस ऑटो को देख कर सोच रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो मन में सोचती है कुछ भी हो जाना है बस मुझे जल्दी। इतना कहकर जो आरवी होती है वो उस ऑटो को रुकवाती है। इधर जो ऑटो होता है वो साइड से निकल जाता है, वो साइड से ही निकल जाता है। इधर जो आरवी होती है नखरे देखो इस ऑटो वाले के, ऐसा लगता था एरोप्लेन ला रहा हो जो साइड कर लिया। हाँ, इधर जो आरवी होती है वो देखती है कि एक टैक्सी आ रही है और वो उसके आगे हाथ देती है और इधर जो टैक्सी होती है वो रुक जाती है और इधर वो टैक्सी में बैठती है और एड्रेस बताती है पूरा पूरा। इधर जो टैक्सी वाला होता है वो जाने लगता है। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी कार स्टार्ट करते हैं और इसी टैक्सी के पीछे जाने लगते हैं। इधर जो टैक्सी होती है वो सीधे जाती है सिया के घर के बाहर रुकती है जाके। इधर जो आरवी होती है वो जल्दी जल्दी टैक्सी से उतरती है और जाने लगती है घर के अंदर। इधर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो वहीं पे कार रोकते हैं और वो अंदर बैठ कर ये सब देख रहे होते हैं। इधर जो आरवी होती है वो जाती है घर के अंदर। इधर जो नौकर होते वो उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, सिर्फ एक महाराज जी थे जो किचन में काम कर रहे थे वो जानते थे आरवी को। और वो जाती है जो आरवी होती है कहती है सिया नहीं क्या। इधर जो वो आंटी होती है वो आरवी को नहीं जान पाती हैं क्योंकि उन्होंने अभी 3 साल पहले 2 साल पहले काम को ज्वाइन किया था। इधर जो वो कहती कि आप मैम कौन। इधर जो आरवी होती है कहती मैंने जितना पूछा आप उतना बताइए कि सिया और या घर पे कोई है। इधर जो वो लेडी होती है कहती नहीं मैम अभी कोई नहीं है। इधर जो जो आरवी होती है वो कहती है ठीक है। इतना कि जो आरवी होती है वो निकल जाती है वहाँ से। वो बस कंफर्म करने आई थी कि अंकल आंटी घर तो नहीं पहुँच गए। इधर वो जाती है सीधे टैक्सी की तरफ और वो ज़ोया के पास कॉल करती है और कहती है सिया घर में अभी तक नहीं आई है। इधर ज़ोया कहती पागल हो गया, मैंने
आरवी तुम्हारे अंदर दिमाग है कि नहीं है? मैंने साफ कहा था कि अंकल आंटी की कार अवनी के घर पे है। इधर आरवी पूछती है कि अवनी का घर वही वाला है जब हमने पार्टी की थी और उसको ड्रॉप करने गए थे, वही वाला है ना? इधर ज़ोया कहती है हाँ, तुम वहीं पहुँचो, हम भी बस अभी 10 मिनट में वहीं पहुँच रहे हैं। इधर जो आरवी होती है कहती ओके मैं जा रही हूँ। इधर इधर जो आरवी होती है वो टैक्सी वाला चला गया होता है। इधर वो देखती है अगेन, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है, कुछ भी नहीं। उसको 10 मिनट खड़े वहीं पे हो जाते हैं बट उसे कुछ नहीं मिल रहा था। इधर जो आरवी होती है वो देखती है कि काशवी और ज़ोया की कार ही आ रही है। इधर जो ज़ोया होती है वो बहुत स्पीड में कार ला रही होती है और ब्रेक मारने की कोशिश करती है आरवी के पास, बट जब तक वो ब्रेक मारती है तब तक कार आगे निकल जा चुकी थी। इधर आरवी कहती कहाँ ले जा रहे हो बेवकूफ़, यहाँ खड़ी तुम दिखती नहीं है इतनी बड़ी आ रही हो, तो पीछे लाओ। इधर जो ज़ोया होती है वो बहुत जल्दी पीछे लाती है और कहती जल्दी बैठो। इधर जो ज़ोया होती है वो जो आरवी होती है वो जल्दी जल्दी कार में बैठ जाती है और कहती काशवी से कहती तुमने इसको ड्राइव करने के लिए क्यों दिया। इधर काशवी देखती है आरवी की तरफ, वो कहती कि मेरी भैया नहीं चलती है, तुम इन्हीं से पूछो। इधर जो ज़ोया होती है कहती तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और चलो। इधर जो ज़ोया और काशवी और आरवी होते हैं वो कार को स्टार्ट, आई मीन जो ज़ोया होती है वो कार को स्टार्ट करती है और जाने लगती है। इधर जो बॉडी गार्ड्स की कार्स खड़ी होती है वो भी इनके पीछे जाते हैं और वो सीधे ले जाते हैं इनकी कार की तरफ और इनकी कार के राउंड घुमाने लगते हैं। आई मीन जो 3-4 कारें थी वो उनके अब कार के राउंड राउंड घूम रही थी। इधर जो ज़ोया है वो अचानक से कार आई मीन रुकती है उसकी और देखती है कि चारों गाड़ी आई मीन उसकी राउंड राउंड घूम रही है और वो देखती है और कहती है ये क्या है, अब ये कौन है। इधर काशवी कहती है ये अभी तुम ही बताई थी ना कि अवनी की सनक है ये, तो ये उसी के लोग होंगे ना। तो फिर जोया कहती चिल्ला क्यों रही हो, मुसीबत से लड़ने की सोचा तुम मुझ पे चिल्ला रही हो। ये तो जो आरवी होती है वो कहती क्या चल रहा है तुम लोगों को, कोई मुझे बताएगा। इधर जो जोया होती है वो पीछे गर्दन करती है और कहती बेवकूफ़, ये हुआ है कि मुझे लगता है कि सिया की शादी अवनी के साथ हो रही है। इधर जो अवनी होती है उसके रोंगटे खड़े, आई मीन उससे अभी भी लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है। इधर जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ, आई मीन कोई ऐसे शब्द देता है। इधर जोया देखती है तुम्हें मैंने कितनी बार आरवी समझाते कि अवनी है वो सन की है, सन की है वो कुछ भी कर सकती है, पर तुम्हारे समझ में आता नहीं है। इधर जो आरवी होती है वो कहती माना कि अवनी सन की है पर सिया थोड़ी पागल है कि अवनी से शादी कर लेगी। इधर जोया कहती है इससे पहले जोया कुछ वर्ड्स अपने निकालती, जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अचानक से एक कार आती है और पीछे से थोड़ी सी हिट करती है कार को। इधर जो जोया होती है उसका सर स्टेयरिंग पे लगने वाला होता है, जो काशवी उसके सिर पे हाथ रख देती है और वो देखती है उस कार की तरफ। और इधर जो काशवी होती है वो जोया की तरफ देखती है और जोया को इधर साइड थोड़ा पुल करती है और खुद ड्राइविंग सीट पे आती है और वो कार को स्टार्ट करती है और वो कार को बहुत तेज़ स्पीड में कर मतलब एक्सीलेटर बार बार पुल कर रही होती है। तो आते इधर सिया के थोड़ी देर सीन पे। इधर जो सिया होती है वो भी तैयार हो गई होती है और इधर जो अवनी होती है वो भी तैयार हो गई थी। इधर वो नीचे मंडप वंडप सब सज गया था और इधर जो सिया की मम्मी होती है उन्हें भी तैयार करके लाया गया था और सिया के पापा आई मीन उन्हें भी लाया गया था। अवनी की मम्मी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, फिर भी उन्हें तैयार करके लाया गया था। इधर जो सिया की मम्मी है वो भी अपने लड़के सिवाय की तरह सोच सोच कर उसके बारे में वो भी रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया था। इधर जो सिया के पापा होते वो देखते हैं अवनी की मम्मी की आई मीन अवनी की मम्मी की तरफ और कहते भाभी जी विनोद कहीं ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए और शालिनी हमारा बच्चा ठीक होगा। अवनी ने कहा है ना कि जब तक सिया की शादी उसके साथ ही वो उसे सेफ रखेगी उसके बाद भी रखेगी, उसने कहा है ना तो वो ऐसा करेगी। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती उसका क्या भरोसा,
उसका क्या भरोसा। अनिरुद्ध वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। जब उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो हमारे बच्चे को क्या छोड़ेगी। इधर जो अवनी के पापा होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और इधर जो अवनी की मम्मी होती है वो भी रोने लगती है, क्योंकि हस्बैंड बहुत बड़ी चीज़ होता है। इधर जो वो रोने लगती है, इधर जो शालिनी होती है उनको संभालती है और कहती कि रितिका समझो ना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें समझाऊं कि खुद को समझाऊं। इधर जो अवनी की मम्मी होती है वो बस रो रही थी। इधर जो अवनी होती है वो आती है नीचे और मंडप में बैठती है और देखती है अपने ससुर जी और सास और अपनी मम्मी की तरफ, कहती कि अब आप ही लोग हैं फैमिली में और बाकी सब बिजनेस के लोग हैं। जो बिजनेस के लोग हैं उनको क्या है, उनको तो अवनी के साथ बिजनेस करना था। अब ग्वालियर में टॉप 1 पे चल रही है तो उनके लिए तो वो भी गुंडे गर्दी वाले थे। आई मीन बिजनेस वाले तो वैसे भी सब उल्टे कर्म करने वाले लोग होते, तो उनको भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें भी ज़्यादा पता नहीं था कि फोर्सफुली शादी हो रही है। आई मीन कुछ तो गड़बड़ है सबको लगता है, बट कौन मुंह खोलेगा अपना। ये तो जो अवनी होती है वो कहती है, सासू माँ अपनी बेटी को लेकर आइए ना, मुहूर्त बीता जा रहा है ना पंडित जी। इधर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ हाँ। हाँ पंडित बड़ा ढकोसला इंसान है, उसको अच्छी खासी रकम मिली तो उसको क्या है। इधर जो पंडित जी होते हैं वो देखता है सिया की मम्मी की तरफ, कहती बहन जी दुल्हन को लेकर आइए। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो रोते रोते जा रही थी सिया के रूम की तरफ। इधर जो सिया होती है वो बैठ कर रो रही होती है। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो जाती है सिया के पास और कहती बेटा मुहूर्त बीता जा रहा है चलो। इधर जो सिया होती वो देखती अपनी मम्मी की तरफ, सिया अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लेती, कहती मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ अच्छा होगा। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती बेटा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, पर तुम्हें शादी करनी होगी, अपने भाई के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। इधर सिया कहती है मम्मी आरवी का क्या होगा इसके बाद। और ये अपनी इधर जो एक बॉडी गार्ड होता है वो आता है और कहता है मैम टाइम बीता जा रहा है, अवनी मैम बुला रही है। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती अभी आ रहे हैं। इधर जो बॉडी गार्ड होता है वो जाता है सीधे अवनी के पास और कहता है कि मैम कुछ गड़बड़ है। इधर जो अवनी होती है वो सीधे खड़ी होती है और जाती है, आई मीन बॉडी गार्ड भी बड़ा हरामी है। इधर जो अवनी होती है वो खड़ी होती है मंडप से। इधर जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं प्लीज़ अभी विराजमान होइए, कृपया अभी विराजमान होइए। इधर जो अवनी होती है वो कहती है चुप बैठ। इतना कहकर जो वो होती है अवनी, वो जाने लगती है सिया के रूम की तरफ और वो जाते हुए देखती है तो जो सिया की मम्मी होती है वो कंसोल कर रही होती है सिया को। इधर जो अवनी होती है वो कहती सासू मम्मी आप जाइए, मैं खुद सिया को लेकर आती हूँ। इधर जो अवनी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती, इधर जो सिया थी वो हिल नहीं रही थी अपनी जगह से। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो देख रही होती है गेट के बाहर से, और उनको ये सब देखा नहीं जा रहा था। आई मीन जो सिया है वो रो रही थी और जाने के लिए मना कर रही थी नीचे मंडप में। इधर जो अवनी होती है वो उसे खींचते ले जा रही थी। इधर वो बाहर तक आती है गेट के और देखती है सिया की तरफ, वो कहती है तुम क्या करवाना चाहती हो सिया अपने भाई से, मतलब देखना चाहती हो उसे जिंदा कि नहीं। फैमिली हमको लगता है तुम्हें पसंद नहीं है सिया, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। इतना कर जो अब नहीं होती वो हाथ छोड़ देती है और कहती है कि फिर फैमिली को भूल जाओ। इधर जो सिया होती है वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है, आई मीन नीज पे आती है और बैठ कर रोने लगती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो अवनी। इधर जो अवनी होती है वो कहती है सिया ड्रामा बंद करो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी, कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। इधर जो अवनी होती है वो कहती है फिर से भाई चाहिए ना तुम्हें सिया, तो उठो खुद मंडप में चल कर आओ और इस बार रोना थोड़ा कम करना और फेस पे स्माइल होनी चाहिए। इधर जो सिया होती है वो क्या करती, वो खड़ी होती है और उसके फेस पे स्माइल तो नहीं आती है पर वो रो रही थी। इधर जो अवनी होती है वो
देखती है सिया की तरफ कि रोना नहीं बंद कर रही है, इसीलिए वो घूंघट कर देती है सिया पे और उसका हाथ पकड़ती है। बट इस बार सिया खींच नहीं रही थी उसको पीछे, वो भी चल रही थी सिया के आई मीन अवनी के साथ। ये जो अवनी होती है वो लाती है मंडप में और बिठा देती है सिया को अपने साथ। इधर जो पंडित होता है वो मंत्र पढ़ रहा होता है। तो थोड़े बहुत मंत्र पढ़ता है और वो अवनी के हाथ में कहता है कि वर वधू के को अपने हाथ में ले। इधर जो अवनी होती है वो सिया का हाथ लेती है और इधर जो सिया के हाथ होते हैं वो कांप रहे थे आई मीन डर के मारे वो उसके हाथ कांप रहे होते। जो पंडित होता है उस पर पान का पत्ता है, सुपारी वगैरह वगैरह रखता है सब और कहता है कि हवन में आहुति दीजिए। इधर जो अवनी होती है वो सिया का हाथ टाइटली पकड़ती है क्योंकि सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ा रही थी। इधर जो अवनी होती है उसका टाइटली हाथ पकड़ता है और हवन अग्नि में उसका हाथ से वो सब जो पान पे आई मीन पत्ते पे सब रखा होता है वो गिराती है। और जो पंडित होता है वो और भी विधि सारी करवाता है और कहता है कि अब वर वधू खड़े हो जाएं, एक दूसरे के जयमाल करें। ये जो अवनी होती है वो कहती है कन्यादान तो करने दो पंडित जी, कौन सी पंडित वाली तुमने पत्रा खोल के बैठा है कि जो इसमें कन्यादान नहीं होता है। जो पंडित होता है वो डर रहा था वो डर रहा था इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर। वो डर रहा था, उनके हाथ में गन्स थी तो वो डर रहा था। इधर जो वो कहते कि हाँ 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 वो कन्यादान के लिए उसके पिता आ गया है। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो रोते हुए आ रहे थे। मजबूरी देख सकते हो इंसान की। इधर जो अवनी के पापा होते हैं वो करते हैं, वो सब बांधते हैं उसका कन्यादान करते हैं आके। इधर पंडित कहता है कि अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। इधर जो अवनी है वो 4 फेरों में आगे चल रही होती है, उसने 4 वचन दिए होते हैं। अब 5वां वचन जो सिया है वो आगे आती है और वो जो अवनी है इससे पहले पंडित कुछ बोलता, जो अवनी है वो खुद वचन बोलती है और वो अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मेरी सांसों में सिर्फ तुम रहोगी और ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारी सांसों में मैं रहूँगी या नहीं, पर जब तक मेरी सांसें चलेंगी सिया तब तक मेरी सांसों में सिर्फ तुम रहोगी। इधर जो सिया होती वो अपना हाथ नहीं बढ़ा रही थी, पर जो अवनी होती उसका हाथ पकड़ती है और वो वचन देती है। इधर जो एक फेरा और कंप्लीट होता है, अब 6वें वचन की बारी थी। इधर जो अवनी होती है वो फिर से अपना हाथ आगे करती है दूसरा वाला और वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार करो या ना करो पर मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्यार करूँगी किसी भी कीमत पे। इधर वो फिर से अगेन सिया का हाथ पकड़ती है। अब 7वें वचन की बारी थी। इधर जो वो 7वां फेरा भी लेती है और फिर से वचन देती है कि मेरी ज़िंदगी में मौत भले आ जाए बट मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कभी कोई और नहीं होगा। इतना आगे का जो होती है वो अपनी सिया का हाथ अगेन फिर से दूसरा वाला पकड़ती है। इधर जो पंडित होता है वो कहते हैं कि विराजमान होइए। इधर जो अवनी होती है वो वहीं पे बैठ जाती है और इधर जो पंडित होता है वो कहता है कि मंगलसूत्र पहनाइए वधू को। इधर जो पंडित वो मंगलसूत्र की थाल आगे बढ़ाता है। इधर जैसे ही वो बढ़ाने वाला होता है जो एक बॉडीगार्ड आता है और अवनी के कान में कुछ कहता है। इधर अवनी उसके कान में कुछ कहती है और कहती है कि अभी तक थोड़ा और संभाल लो, 5 मिनट बढ़ाने देना। इधर जो सो गाइस आज की बस स्टोरी यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। क्या अभी भी कोई उम्मीद है? अच्छा यहाँ तक रखते हैं। और अच्छा ये बात बताओ कि तो हीरोइन क्या कोई भगवान होती है कि तुम लोग एकता कपूर की सीरियल हमको लगता है ज़्यादा ही देखते हो जिसमें घंटा टूटता है तो मंगलसूत्र 2.5 किलोमीटर उछल के जाता है और दुल्हन के गले में गिर जाता है। ये चल रहा होता है। सिंदूर कौवा उसमें चोंच डुबाता है और 2.5 किलोमीटर दूर जाता है और दुल्हन के मांग में सिंदूर भर आता है। फिर सिंदूर का वो उंगली टच और ब्लड टेस्ट सब करवा के देख लो एकता कपूर के सीरियल में, फिर पता चलता है ये तो दूल्हे की थाली से आया था जो दूल्हा हाथ में पकड़े चुनरी में चढ़ाने जा रहा था
कुमकुम, वही कुमकुम है ये तो। अरे उसी दुकान से खरीदा था इसने, तो वो दुल्हन के चढ़ गया, अब उसकी शादी हो गई, अब क्या करोगे तुम? आई मीन तुम लोग एकता कपूर के सीधे ज़्यादा देखते हो। आई मीन मैं स्टोरी को बर्बाद नहीं करने वाली गाइस। ये जो पार्ट है ये एंडिंग के बेस पे होगा। इसकी एंडिंग है वो सबसे ज़्यादा अलग होगी। हैप्पी एंडिंग होगी बट बहुत ज़्यादा अलग होगी, बहुत ज़्यादा। अब तुम लोग इन पार्ट को स्किप करना चाहो तो वो तुम्हारी चॉइस है, बट जो तुम स्टोरी की एंडिंग तक पहुंचना है तो ये पार्ट्स अगर तुमने मिस कर दिए तो घंटा कुछ नहीं होगा। सो इतना ही कहना है मुझे बस। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू।